नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज सुबह सुबह जगजीत सिंह जी का गाया हुआ एक गज़ल सुन रहा था, वो कागज़ की कश्ती वाला। आप लोगों को भी शायद याद ही होगा, बहुत ही पॉपुलर गज़ल है। तो आज वो सुन रहा था और जब भी मैं इस गज़ल को सुनता हूँ तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बचपन में वो गाँव में जो पगडंडियों पे दौड़ना, खेलना और साथ ही साथ याद आती हैं वो ज़माना जब वोट के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे रहते थे और हम लोग बस चुपचाप देखते रहते थे। और उस समय यूज होता था बैलेट पेपर। बैलेट पेपर तो ऐसे हम लोगों ने हाथ में लेकर के कभी नहीं देखा, क्योंकि वो बूथ के अंदर ही दिया जाता था लोगों को। लेकिन पेपर में, इवन रेडियो में, इन सारी चीज़ों के जरिए हम लोगों ने बैलेट पेपर को जाना था। जो मिलेनियल्स हैं अभी के, जो 1980 से लेकर के 1990 के बीच में जो जन्म लिए हैं, वो लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि बैलेट पेपर क्या होता था और बैलेट पेपर से वोटिंग कैसे होती थी। इनफैक्ट अचानक से ये बैलेट पेपर वाला मामला कैसे आया है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। बहुत समय से ईवीएम को लेकर के मुख्य रूप से जो विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, सीपीआई होगी, या जो भी पार्टी विपक्ष में है, वो जब भी कोई चुनाव हारती है तो ईवीएम का रोना रोती है। ऐसा भाजपा वालों का कहना है, बीजेपी का कहना है। लेकिन आज इस कहानी में हम लोग ईवीएम यूज कैसे होना शुरू हुआ उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये बात करेंगे कि फिर से ये ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर लाने की चर्चा कैसे शुरू हो गई। जैसा कि आपको पता है, विपक्षी पार्टियां काफी टाइम से ईवीएम का विरोध करती आ रही हैं। वो चाह रही हैं कि फिर से बैलेट पेपर है उसी से चुनाव हो। तो इसके लिए अभी देखिए, कर्नाटक में जो है वो कांग्रेस की सरकार है, आप सबको पता है। सिद्धिरमैया जी जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अभी जो राहुल गांधी ने बम फोड़ा, ये वोट चोरी वाला, वो भी कर्नाटक के ही एक सीट का जिक्र किया। उन्होंने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे 1,250,000 वोट्स की चोरी हुई है। एक्चुअल में वो आंकड़ा अगर सही तरीके से एनालाइज करेंगे तो कुछ और ही निकलेगा। खैर, अभी उस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, अभी बैलेट पे बात करते हैं। तो अभी कर्नाटका में जो निकाय चुनाव हैं वो होने वाले हैं, 2026 में शायद होने वाले हैं। तो वहाँ की जो कैबिनेट है उसने बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव कराए जाने की अनुशंसा की है। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। इवन खबर ये भी आई है, एक्स पे भी या ट्विटर जिसको कह सकते हैं, उस पर भी जो वहाँ के राज्य चुनाव आयुक्त हैं, राज्य चुनाव आयुक्त और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो सीईओ होते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, वो दोनों अलग अलग लोग होते हैं। क्योंकि जब सरकार को कोई निकाय चुनाव कराना होता है, जैसे मुखिया का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव करवाना होता है, तो वो सारा काम राज्य स्तर पे होता है। उसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट जो है वो राज्य सरकार करती है। तो वहाँ के जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है, माना है कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव कराना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें सुधर गई हैं, ज़माना बदल गया है, तो हम लोग बैलेट पेपर से भी चुनाव करा सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है। आपको ये भी जानकारी हम दे देते हैं कि कर्नाटका में जो जिला परिषद या जिला पंचायत का जो चुनाव है वो ऑलरेडी बैलेट पेपर से ही होता है। लेकिन जो पंचायत का चुनाव हो रहा था या ग्राम प्रधान का जो चुनाव हो रहा था, वो ईवीएम के थ्रू हो रहा था। तो जो कर्नाटका सरकार है, जो कि कांग्रेस लीड कर रही है, कांग्रेस की सरकार जो है, उसकी कैबिनेट ने ये मंजूरी दे दी है कि भाई हम जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। इस बहाने कांग्रेस जो है वो अपने आप को प्रूफ भी करना चाह रही है कि भाई हम एक बार देख लेते हैं कि चूंकि जो प्रधानी का चुनाव होता है या सरपंच का जो चुनाव होता है वो एकदम रूट लेवल पे होता है। हालांकि बूथ्स वही होते हैं जो लोकसभा या विधानसभा की सीटों के लिए जो बूथ्स यूज किए जाते हैं, लगभग लगभग वही बूथ होते हैं, स्ट्रक्चर वही होता है। कांग्रेस ये चाह रही है कि इसी बहाने हम इसको टेस्ट कर लें, और अगर सब कुछ सही तरीके से हुआ तो फिर हम लोग इसको और आगे इंडोर्स कर पाएंगे। अब सवाल ये है कि भाई हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, 1950 में हम लोगों का अपना संविधान हुआ। हम लोगों के यहाँ जो भी चुनाव हो रहा था वो बैलेट पेपर से ही हो रहा था। तो अब ये भी हम लोगों को जानना जरूरी हो जाता है कि बैलेट पेपर को छोड़ करके कब, कैसे, कहाँ ईवीएम का यूज होना शुरू हुआ। तो आइए जरा इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 1951-52 के इलेक्शन के बाद 1970 आते आते तक बैलेट पेपर के चुनाव पर सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए। आप अगर गौर करेंगे, न्यूज़ वगैरह में आपको ये सुनने देखने को मिला होगा
कि वोटिंग जब होती थी, जब चुनाव होता था, उस समय काफ़ी व्यापक मात्रा में हिंसा होती। कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब गाँव में बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट बॉक्सेज होते थे, उसमें स्याही डाल दी जाती थी। बिहार के कुछ इलाकों में ऐसी भी खबरें आती थी कि कुछ लोग बैलेट बॉक्स लेके ही लूट के लेके चले गए, ऐसा भी होता था। जो मतदान कर्मी वहां जाते थे उनको मारपीट करके भगा दिया जाता था, बैलेट बॉक्स लूट करके लेके चले गए। तो इन सारे प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए उस समय के जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने सोचना शुरू किया। ये कहानी आपको 1970 की है, मतलब आप सोच लीजिए कि 1970 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम के बारे में सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ करें, जिससे कि चुनाव जो है वो स्पीडली हो, फेयर हो। उसके बाद 1977 में ECIL मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये जिम्मा दिया गया कि आप एक ऐसी मशीन डेवलप करिए जो कि इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग करा सके। ठीक है, अब सोचिए कि ECIL उस समय कितना एडवांस होगा कि भाई हम लोगों ने किसी दूसरे जगह से अडॉप्ट नहीं किया, और मे भी उस टाइम में वर्ल्ड में कहीं पे ये सिस्टम लागू भी नहीं था। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि कैसे भारत ने और दूसरे देशों को अपना वोटिंग मशीन सिस्टम जो है, मतलब ईवीएम जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो दिया, और वहाँ पे इससे चुनाव होना शुरू हुआ। ये आगे बात करेंगे। तो मैं बता रहा था कि 1977 में चुनाव आयोग ने ECIL को ये जिम्मा दिया कि आप जो है वो एक ऐसी मशीन बनाइए जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग को परफॉर्म करवा पाए। उसके बाद 3 साल के अंदर ECIL ने एक प्रोटोटाइप तैयार किया, मतलब 1980 आते आते तक इसका प्रोटोटाइप जो है वो तैयार हो गया। अब जब प्रोटोटाइप तैयार हो गया तो पॉलिटिकल पार्टीज को इसका डेमो दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज को डेमो देना जरूरी था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को जब तक आप विश्वास में नहीं लेंगे तब तक आप कैसे काम कर सकते हैं। जैसा अभी SIR में हो रहा है वही काम या वही चीज़ उस टाइम में भी हो सकती थी। तो इलेक्शन कमीशन ने 1980 में पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्रोटोटाइप दिखाया कि भाई इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली मतदान करवा सकते हैं। 1980 के बाद ECIL और BEL ने मिलकर कुछ और मशीन्स बनाया, जिसको कि एक तरीके से आप कह सकते हैं टेस्टिंग के लिए अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पोलिंग बूथ्स पे यूज किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे पहले EVM का यूज जो है वो केरला में हुआ था। कब हुआ था? 1982 के बाई इलेक्शन में। तो केरला के पारावूर विधानसभा क्षेत्र में बाई इलेक्शन होना था। तो इस विधानसभा क्षेत्र के कुछ पोलिंग स्टेशंस पे, सेलेक्टेड पोलिंग स्टेशंस पे EVM का यूज किया गया। ठीक है, वोटिंग वगैरह हुई, सब लोग काफ़ी उत्साहित होंगे, लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट होना बाकी था। AC जोश जो कांग्रेस आई से वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया न्यायालय का, और उनकी अपील ये थी कि भाई ये इलेक्शन जो है वो नल एंड वॉइड करार दिया जाए, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है वो अलाउ नहीं करता है कि आप EVM का यूज़ करके वोटिंग करवा सकते हैं। धीरे धीरे मामला जो है ऊपर के न्यायालयों में गया। सुप्रीम कोर्ट में 1984 में ये मामला पहुंचता है। वहाँ से ये वर्डिक्ट दिया जाता है, ये फैसला आता है कि भाई वहाँ का जो इलेक्शन है वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो है उसमें ये बात कहीं नहीं कही गई है कि EVM के द्वारा चुनाव कराए जा सकते। लेकिन चुनाव आयोग जो था वो EVM को लेकर के काफ़ी श्योर था कि भाई EVM का यूज़ हमें करवाना है, इसलिए कि जल्दी भी चुनाव, जल्दी वोटिंग होती है, रिस्क कम रहता है, मारपीट कम होती है, हिंसा कम होती है। इन सारे चीज़ों के चलते जो है वो चुनाव आयोग हमेशा इस पे काम करता रहा। अब सवाल ये उठता था कि जब तक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जब तक चेंजेस नहीं आएंगे तब तक तो EVM का यूज हो नहीं सकता है। 1988 में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, उस टाइम में संसद में एक बिल लाया गया और इस एक्ट में बदलाव किया गया कि भाई अब EVM के द्वारा भी चुनाव किए जा सकते हैं। अब आप सोचिए कि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने ही फुल फ्लेजेडली EVM के यूज को हरी झंडी दिखलाई थी। अब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में तो चेंज हो गया, लेकिन अभी इसमें इतना आसान नहीं था। EVM का जो सफ़र था इतना आसान नहीं था, इसमें कुछ अड़चनें और भी थी। अड़चन क्या थी कि भाई EVM का तो यूज हो रहा है, बट उसके यूज होने के जो
कंडक्ट्स हैं, कैसे इलेक्शन होगा, कैसे उसका यूज होगा, क्या क्या नियम रहेंगे, कुछ तो कंडक्ट बनाया जाएगा ना भाई उसके फेयर यूज के लिए। इसके बाद 1992 में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में चेंजेस ला करके ये पूरा ईवीएम का जो कंडक्शन प्रोसेस है, कहने का मतलब कि कैसे चुनाव होंगे ईवीएम को यूज़ करके, उसका जो नियमावली है वो सारा चीज़ चेंज किया गया। अब आप ये सोचिए कि 1970 में जो चीज़ कॉन्सेप्चुलाइज हुई, सोच लीजिए कि 1970 में जो चीज़ कॉन्सेप्चुलाइज हुई, दिमाग में आई, वो 1992 में आकर के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फाइनल वर्जन में आ पाया। सोचो कितना टाइम लगा, मतलब 22 साल लग गए उस चीज़ को इम्प्लीमेंट होने में। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति और परिस्थिति रही होगी। अभी भी इतना आसान नहीं है सफ़र, अभी आगे आपको और बताते हैं। जब दोनों एक्ट्स में फुल फ्लेज रूप से ईवीएम के यूज को मान्यता मिल गई, तब हुआ कि अब इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इतने सारे बूथ्स हैं इंडिया में, हर गांव में 1-2 बूथ्स तो हैं ही हैं, और पॉपुलेशन भी इंडिया का इंक्रीज कर रहा था, तो इसका मास प्रोडक्शन का काम शुरू किया गया और ECIL और BEL को ही इसका जिम्मा दिया गया। उन दोनों कंपनियों ने ही पूरी तरीके से इंडिजिनस तरीके से अपने भारत में ही इस मशीन का आविष्कार किया था। इसके कोई भी कंपोनेंट्स जो हैं वो बाहर से नहीं लाए गए थे। दोस्तों 1998 में मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के 25 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ट्रायल के तौर पे ईवीएम का यूज हुआ। दोस्तों 2001 में तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, वो चुनाव पूर्ण रूप से ईवीएम का यूज करके करवाए गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में सारे बूथों पर ईवीएम का यूज करके चुनाव करवाए गए थे, और उस समय कांग्रेस की सरकार बनी थी, मतलब यूपीए की सरकार बनी थी, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार रही। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभी तक चल रही है, मतलब 2014, 2019, 2024 का इलेक्शन जो है वो पूरी तरीके से ईवीएम पे ही करवाया गया है। दोस्तों अब जरा ईवीएम के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक्चुअली ईवीएम में 2 मशीन होती है। एक जो होता है वो बैलेट यूनिट होता है। बैलेट यूनिट में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनका नाम और उसका सिंबल डाला हुआ रहता है, बगल में बटन रहता है। और एक होता है कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो इलेक्शन ऑफिसर जो होते हैं, जो उस पर्टिकुलर बूथ के लिए बनाए जाते हैं, उनके पास होता है। वो फिर बटन दबाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि वोटर को अलाउ किया जाता है कि आप वहाँ पे अपने जो भी मनपसंद कैंडिडेट हैं उनको आप वोट कर सकते हैं, वो बटन दबा सकते हैं, ऐसे होता है। धीरे धीरे करके इसमें भी और कुछ कुछ सुधार किए गए, बट इंटरनल लेवल पे। उसके बाद क्या हुआ कि वीवीपैट मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ये एक मशीन होती है जिसमें एक छोटा सा स्क्रीन लगा हुआ रहता है, और ये इसलिए लगाया जाता है कि भाई वोटर जो है वो एक सुनिश्चित कर ले कि हमने जो बटन दबाया है, जिस चिन्ह पे या जिस निशान पे बटन दबाया है, वो सही में उसको वोट गया कि नहीं गया। तो जो वीवीपैट मशीन होती है उसमें एक पर्ची निकलती है जो कि उसी में गिर जाती है, मतलब उसको यूज़र नहीं ले सकता है, मतलब जो वोटर है वो नहीं ले सकता है, उसमें बस फ्लैश होता है, देन वो पर्ची जो है उसमें गिर जाती है, और फिर उस पर्ची को काउंट करके वेरीफाई कर लिया जाता है कि भाई किस पार्टी को या किस सिंबल को कितने वोट पड़े हैं। समय के साथ साथ जो है ईवीएम पे भी सवाल उठने लगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईवीएम जो है एक बहुत ही फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल मशीन है, इसी कारण से इसको अडॉप्ट किया गया और पूरी तरीके से इंडिया में डेवलप किया हुआ है। फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग इसकी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। पहले के टाइम में जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो महीनों पहले जो बैलेट्स होते थे वो छपते थे प्रेस में, जो सरकार के प्रेस होते थे। देन आफ्टर फिर वो आप समझिए कि पोलिंग बूथ तक पहुंचते पहुंचते कितना प्रोसेस लगता होगा। हालांकि अभी के समय में चीज़ें बहुत बदल गई हैं, बहुत फास्ट भी हो गई हैं। मे बी की जो परिस्थिति है वो चेंज हो जाए, लेकिन इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को ये भी जानना चाहिए कि इंडिया के अलावा और कौन कौन से देश हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू अपने पोल्स करवाते हैं। इन देशों में ब्राज़ील, फिलीपींस, वेनेजुएला, नामीबिया, यूएई, जॉर्डन, मालदीव्स, रशिया, टर्की, स्विट्जरलैंड जैसे जो देश हैं वो
इलेक्शन में ईवीएम मशीन्स का यूज करते हैं। दोस्तों आपको ये जानकर काफ़ी खुशी होगी कि इसमें से जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं वहाँ पे इंडिया के ही बनाए हुए ईवीएम्स यूज होते हैं। दोस्तों अभी के समय में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं कि ईवीएम को टैंपर किया जाता है, ईवीएम से छेड़छाड़ करके जो रिजल्ट्स हैं उसको चेंज कर दिया जाता है। दोस्तों ये एलिगेशन जो है वो 2014 के इलेक्शंस के बाद लगने शुरू हुए हैं, क्योंकि भाजपा भारी बहुमत से लोकसभा में आई थी और फिर 2019 के इलेक्शंस में भी वो भारी बहुमत से ही जीती। लेकिन 2024 के इलेक्शन में उसको सरकार बनाने के लिए अपने एलाइज का सहयोग लेना पड़ा। जो एनजीओज हैं वो ईवीएम के यूज़ पर सवालिया निशान खड़ा करते आए हैं यहाँ पे। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस हैं वही ईवीएम का यूज़ कर रहे हैं। जो डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे आप यूएस को ले लीजिए, इटली को ले लीजिए, इन सारे देशों में ईवीएम का यूज़ नहीं होता है, जबकि वो लोग हम लोगों से तकनीकी रूप से वो ज़्यादा सक्षम है। मतलब आप सोचिए कि हम लोग गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ यूज़ करते हैं, मतलब जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजिकली तो वो हमसे काफ़ी एडवांस है। लेकिन ये हम लोगों को सोचना चाहिए, ये बात हम लोगों को सोचने पे मजबूर करती है थोड़ी देर के लिए कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्यों नहीं यूज़ करती हैं ईवीएम का। तो दोस्तों जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका मानना है कि आज के डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उससे टेम्परिंग असंभव नहीं है। गौर कीजिएगा, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि ईवीएम में टेम्परिंग होती है, मैं ये बात कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में टेम्परिंग संभव है। तो जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो कहती हैं कि ईवीएम जैसी तकनीक में टेम्परिंग हो सकती है। और चूँकि जो चुनाव है वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, जनता उस चीज़ को फील करती है, जनता अपना समय निकालती है। अब अमेरिका में तो भाई हर 4 साल पे चुनाव होता है, भारत में 5 साल पे होता है, लेकिन अमेरिका में 4 साल में चुनाव होता है। और उस 4 साल के चुनाव के बाद भी सोचिए जनता कितनी जागरूक है कि वो बैलेट से वोटिंग करती है। जो ईवीएम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, मुख्य रूप से जो उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के सवाल उठता है, जो उसके टेक्निकल माल फंक्शन को लेकर के सवाल उठता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी खबरों में आता रहता है कि किसी बूथ पे लोग ईवीएम लेकर के जाते हैं और जब ओपन करते हैं तो भाई उसकी बैटरी डिस्चार्ज पाई जाती है, या फिर वो जो ईवीएम है वो उसका कंट्रोल यूनिट काम नहीं कर रहा होता है, कभी कभी बैलेट यूनिट काम नहीं कर रहा होता है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा हैवोक काइंड ऑफ क्रिएट होता है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो हैकिंग और टेम्परिंग का जो मामला है कि भाई हैक कर दिया गया है, टेम्पर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई ऐसे मामले आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने स्तर से ये माना है कि ईवीएम का यूज़ जो है ना वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। दोस्तों अब अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि क्या भारत वापस बैलेट पर लौट सकता है, यानी भारत में वापस से पूर्ण रूप से बैलेट के द्वारा चुनाव किए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि चुनाव बैलेट से होंगे कि ईवीएम से होंगे, ये निर्धारित करना जनता के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ये चुनाव आयोग निर्धारित करता है। और मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से बैलेट पे आने पे फिर वही उतना ही समय लगेगा जितना समय बैलेट से ईवीएम पे आने में लगा है, क्योंकि फिर जो है ये ट्रायल बेसिस पे ही जाएगा कि कुछ जगहों पे ईवीएम से चुनाव करवाए जा रहे हैं, कुछ जगहों पे बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जा रहे हैं। फिर सब कुछ धीरे धीरे अगर ठीक रहेगा देन आफ्टर फिर बैलेट से आएगा। फिर कुछ लोगों का ये भी मानना होगा कि भाई किस युग में हम लोग जा रहे हैं, फिर हम पिछले ही युग में लौट चलें, वो आप लौट चलने वाली जो कहानी है। तो भाई जीवन में तो भाई आपको बचपन में लौटना होता है, बट यादों में, आप रियल में तो बचपन में नहीं लौट सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग भी रियल में बैलेट पेपर पे नहीं लौट सकते हैं, क्योंकि भारत जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है तकनीक के क्षेत्र में भी, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी। मुझे लगता है कि जो ईवीएम है उसमें जो वोटिंग सिस्टम है ना उसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। जैसे जियो फेंसिंग का यूज़ करके जो वोटर जा रहे हैं वहाँ पे उनको आधार से लिंक कर दीजिए, उनके जो मोबाइल नंबर्स है वो चले गए वोटर लिस्ट या इलेक्शन कमीशन के पास। भाई अब जिस दिन वोट होना है, जिस दिन पोल होना है, उस दिन आप सारे लोगों के फ़ोन पे एक OTP डाल दीजिए। OTP जो है वहाँ पे एक मशीन लगा दीजिए एडिशनल, जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं या जो पोलिंग बूथ पे बैठे हुए हैं उनके पास एक मशीन लगा दीजिए कि भाई बंदा जो आएगा
वो वोटर लिस्ट में ऐसे भी नाम सर्च करवाता है, तो वहाँ पे जाएगा, अपना OTP डालेगा, देन आफ्टर वो वहाँ पे इंटर कर सकता है, जो बैलेट यूनिट है वहाँ पे जा सकता है, ये हो सकता है। इसके अलावा जियो फेंसिंग हो सकती है कि भाई जो हमारा बूथ है, जो हमारा बूथ का एरिया है, उस एरिया में कितने लोग खड़े हैं, या फिर जो वीडियोग्राफी है वो आप लाइव तो देखती ही है ECI। तो ये सारे कंसर्न्स हैं जिसके थ्रू हम लोग EVM का यूज करके भी जो इलेक्शंस हैं उसको फेयर करवा सकते हैं विदाउट एनी एलिगेशन। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके जो एजेंट्स होते हैं उन लोगों को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ही क्लेम करती हैं कि भाई यहाँ गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी हुई, ये गड़बड़ी हुई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज सारे बूथ्स पे अपने पोलिंग एजेंट्स इंश्योर क्यों नहीं करवाती है, और अगर इंश्योर करवाती है या करती है तो भाई उसकी बात क्यों नहीं सुनता है, वो तुरंत क्यों नहीं मैनेज हो पाता है, ये भी एक सवालिया निशान है। मतलब एक ऐसा सेंट्रल रिस्पांस सिस्टम होना चाहिए जिसका एक तार जो है वो ECI से भी जुड़ा हुआ हो सेंट्रली कि सारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो सेंट्रली एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जुड़े हुए हैं। कहीं कुछ कंप्लेन है, फटाक से आप ECI को कंप्लेन कर दीजिए, भाई मॉनिटर हो रहा है, वो मॉनिटर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी एक्सेस में मिल जाए कि भाई ECI उस पर क्या एक्शंस ले रहा है, वो ट्रांसपेरेंट हो, वो जो पार्टी सत्ता में है उसके वो भी एक्सेस करे, जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो भी एक्सेस करे। ट्रांसपेरेंसी का तो मतलब यही होता है ना। इन सारे तरह के मेजर्स को लेकर के ECI EVM का यूज करके ही फास्ट और फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं विदाउट एनी एलिगेशन। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।